हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। ओके, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। ओके, चलो अब वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया हो यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ओके, तो कितने टाइप के एल्जेब्रिक मेथड होते हैं बताओ तो ज़रा। 3 टाइप के होते हैं ना। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ यूज़ करने के लिए बोला नहीं गया है, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा एक यहाँ पे सजेशन है कि अगर जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम्स में, तो आप हमेशा वही मेथड से सॉल्व करना जो आपके लिए 100% एकदम सही है। आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो मेथड सही है या ये मेथड गलत है, वो मेथड लंबी है या ये मेथड छोटी है, ये सब सोच के मत करना। अगर लंबी मेथड है मगर आपके हिसाब से वो सही है तो उसको इतना परफेक्ट कर लो कि वो टाइम कम ले। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाओ उसको। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वही मेथड करो जो आपके लिए 100% सही है, जिसमें आपके हमेशा क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन एरर्स एकदम कम होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपके जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो मंथली फिक्स्ड है, और जो फूड का खाना है, जो मेस का खाना ले रहे हो आप, वो पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड है और पर डे के हिसाब से आपका खाने का चार्ज लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया आगे, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट 20 दिन के लिए स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए खाना खाती है तो उसको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है एज हॉस्टल चार्जेस। ओके, वेयर एज ये 1000 रुपीज़ तो पे करना पड़ेगा और 20 दिन का ये अलग से है। ठीक है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बी ने 26 दिन तक हॉस्टल का खाना खाया है और उसको मंथली जो फिक्स्ड है हॉस्टल चार्जेस वो भी देना है। ओके, इन दोनों का कंबाइन मिलके कितना देना पड़ता है उसको, 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। नाउ वी हैव टू फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है उसको x ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं हम लोग y। ठीक है, सो लेट द fixed charges be x and the cost of food per day in mess be y. So according to the question, यहाँ पे हमारे 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ए का बनेगा। स्टूडेंट ए के हिसाब से उसने 20 दिन तक खाना खाया है मेस में और उसका जो टोटल बिल हुआ है वो 1000 रुपये हुआ है, जिसमें फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स विच इज़ द फिक्स हॉस्टल चार्जेस प्लस 20 दिन तक उसने मेस में खाना खाया ना, प्लस
20 days ऑफ मेस चार्जेस इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट बी ने कितना 26 दिन तक खाना खाया था और उसका टोटल चार्जेस कितना पड़ा है 1180, ठीक है, जिसमें फ़िक्स चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे फ़िक्स चार्ज प्लस 26 दिन का मैस का खाना इज़ इक्वल टू टोटल हॉस्टल चार्ज, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं x + 20y इज़ इक्वल टू 1000, विच इज़ इक्वेशन 1। x + 26y इज़ इक्वल टू 1180, विच इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हम लोग किसको एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x के यहाँ पे दोनों साइन क्या है, प्लस ही है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 और एलिमिनेट करने के लिए साइन तो चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 with इक्वेशन 1 टू एलिमिनेट, क्यों कर रहे हैं हम लोग, टू एलिमिनेट x। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, x + 26y माइनस x + 20y इज़ इक्वल टू 1180 माइनस 1000, ठीक है। यहाँ पे x + 26y माइनस x माइनस 20y इज़ इक्वल टू 1180 माइनस 1000 विच इज़ 180। तो प्लस x माइनस x कैंसल, 26y माइनस 20y will become 6y equal to 180. Therefore y will be equal to 180 upon 6. So y will be equal to 30, ठीक है। Now we will find out the value of x. So substitute the value of y इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। इन इक्वेशन हम लोग 1 में करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे x + 20y इज़ इक्वल टू 1000, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो y को, तो x + 20 × 30 इज़ इक्वल टू 1000। तो x + 2 3 = 6 और 0 0 डबल आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होता है तो 0 बढ़ते हैं, ठीक है। 1000, तो x विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 600, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 400, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या था, therefore the fixed charges will be rupees 400 and the cost of the food per day will be
₹30। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2? अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है जो सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमें किसको, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमें कब मिलेगा? फ्रैक्शन हमें तभी मिलेगा जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, तभी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को ले लेंगे x और डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। ठीक है, सो लेट दी numerator be x and the denominator be y। क्या फाइंड आउट करना है हमें? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन will be numerator upon denominator which is equal to x upon y. Now according to the question, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ठीक है, अगर फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा, कब बनेगा ये फ्रैक्शन 1/3? वो तभी बनेगा जब हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर से। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो अगर न्यूमरेटर से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारा है पहला कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x - 1 इक्वल टू y। तो 3x - 3 इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे 3x + y इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x - y इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ अभी इक्वेशन 2 क्या बनेगा? एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब 8 ऐड होता है डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाता है? 1/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x - y इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशन मिल गया हमें, कौन कौन से? 3x - y इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 8। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a क्या है? a1 है यहाँ पे 3, b1 है इधर -1 और c1 है आपका 3, a2 है इधर 4, b2 है इधर -1 और c2 है आपका 8। यहाँ पे x y -1, so that will be 3 -1 4 -1 3 8 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी x अपॉन 3 × -1 माइनस ऑफ 4 × -1 इक्वल टू y अपॉन
-1 इंटू 8 -1 इंटू 3, तो -1 इंटू 8 माइनस ऑफ -1 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन -3 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू y अपॉन -8 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ पे -12 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 आएगा, माइनस ऑफ 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन -3 प्लस 4 इज इक्वल टू y अपॉन -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 12 में से 24 गया तो -12, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें क्या आया इधर y अपॉन -3 प्लस 4 विल बिकम 1 इज इक्वल टू y अपॉन -8 प्लस 3 विल बिकम -5 इक्वल टू 1 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो अब x अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमें, दैट इज़ 1 अपॉन 12, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो y इक्वल टू -5 अपॉन 12, ओके। तो हमें x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 12 और y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 12। अब हमें क्या निकालना है, इधर फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है हमें को 1 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय -5 अपॉन 12। तो यहाँ पे 1 अपॉन 12 इंटू -12 अपॉन 5, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इधर -12 कैंसिल, क्या बचा इधर -1 अपॉन 5, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer, ठीक है। फिर हैड 4 मार्क्स, अच्छा ये दूसरे आदमी का है, इसका नाम सोनू ले लेते हैं, ठीक है। नाम मेरे को याद नहीं है, इधर गलती से नाम छोड़िए। सोनू हैड 4 मार्क्स बिन रिवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर एंड यश नहीं सोनू, अच्छा ये सॉरी, हाँ याद आ गया, ये दोनों यश ही है भाई। यश के लिए ये दोनों अलग अलग उसको बता रहे हैं कि उसका मार्क्स अगर इतना होता तो इतना आता, अगर ये होता तो ये आता, कंडीशन वाइज समझा रहे हैं। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, यश स्कोर्ड, जो भी अभी तक मैंने ये क्वेश्चन के बारे में बताया ना वो कैंसिल करो, अभी फिर से सुनो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे यश को 40 मार्क मिले, जहाँ पे हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क मिले हैं और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क मिले हैं, ठीक है। Had 4 marks been rewarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks, ठीक है। अगर यश को 4 मार्क मिलते हर सही आंसर के लिए और 2 मार्क मिलते हर गलत आंसर के लिए, तो यश को 50 मार्क मिलते हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, तो हमें ये बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी करेक्ट आंसर है उसको ले लेते हैं हम लोग x, और जो भी रॉन्ग आंसर है उसको ले लेते हैं y, ओके। और इन दोनों को प्लस कर देंगे आखिरी में, तो हमें टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेट दी करेक्ट आंसर बी x and
the wrong answer be why. According to the क्वेश्चन, अगर 3 मार्क होते सही 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर, तो यश वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स. तो 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर, यश वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स. ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन 1. अब अगर 4 marks has been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, तो यश would have scored 50 marks. ठीक है, तो यहाँ पे we will eliminate y. ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं. अभी तक हमने एलिमिनेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है ना. तो यहाँ पे प्लस माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 3x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई. ये आपका इक्वेशन 1 है. इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. अब वाई की जगह क्या आएगा, 3x माइनस 40. ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पे 4x माइनस 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50. ठीक है, यहाँ पे 4x माइनस 6x प्लस 80 इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पे 4x माइनस 6x और यहाँ पे प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो दैट विल बी 50 माइनस 80. अब 4x माइनस 6x विल बिकम माइनस 2x एंड 50 माइनस 80 will become minus 30. माइनस माइनस कैंसर, तो 2x will be equal to 30. therefore x will be equal to 30 upon 2 which is equal to 15. now we will substitute the value of x in equation 1 to get the value of y. तो यहाँ पे 3x माइनस 40 इक्वल टू y है. तो 3 इंटू 15 माइनस 40 इज इक्वल टू y. so that is 45 minus 40 equal to y. so therefore y will be equal to 5. ठीक है, so total question is equal to right question plus wrong question. ठीक है, यहाँ पे 15 राइट क्वेश्चन है और 5 रॉन्ग क्वेश्चन है. दैट विल बी इक्वल टू 20. सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 20. ठीक है, समझ में आ गया ना. चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त. ओके, अब हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सॉरी, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बचा है और आपका पूरा एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म. ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोग के लिए होमवर्क है. ठीक है, 5 में से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी सब मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ. अगर आपको जो मैं होमवर्क दिया हूँ, जैसे ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है. यूट्यूब में नीचे या कमेंट में जाके लिख सकते हो. ओके, एक तो होमवर्क बनता ही है तुम लोग को, क्योंकि कंटिन्यू मैं समझा रहा हूँ. एक करने की कोशिश करो. ओके, चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या दिया हुआ यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट
if its length is reduced by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit. Okay, if we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increases by 67 स्क्वायर यूनिट. तो यहाँ तक पूरा डायमेंशन का खेल दिया हुआ है. ठीक है, अब ये डायमेंशन को खेल को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं. फाइंड द, यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ पे आएंगे. ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. तो यहाँ पे बेसिकली हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. सो रेक्टेंगल के कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं. कौन कौन से? लेंथ और ब्रेथ. सो लेट द लेंथ ऑफ rectangle be x unit and breadth of the rectangle y unit. So according to the क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पढ़ो, अब देखो अब समझ में आएगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 9 स्क्वायर यूनिट. और ये क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है. क्यों रिड्यूस होता है? इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट. तो लेंथ कितना था? इधर x था, वो 5 यूनिट से रिड्यूस हो गया. इनटू ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट. तो अगर ब्रेथ इंक्रीज हो जाता है 3 यूनिट से. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला. अब यहाँ पे x ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे x ब्रैकेट ओपन करो तो y प्लस 3, इधर माइनस y, इधर y प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15. ओके, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था आपका? xy था, लेंथ इनटू ब्रेथ था. और यहाँ पे एरिया ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपको, ये थोड़ा गलत हो गया. देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती की है. क्वेश्चन क्या दिया है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है बाय 9 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ है, विच इज़ x इंटू वाई. और ये किससे रिड्यूस हो गया है? बाय 9 स्क्वायर यूनिट. तो यहाँ पे xy माइनस 9 आएगा. ठीक है, क्योंकि ये 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हुआ है. ओके, अब देखो इधर प्लस xy, इधर प्लस xy, ये इससे जाएगा तो माइनस xy हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या बचा आपका? माइनस 9 इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15. ठीक है, अब माइनस 15 से जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y. 15 माइनस 9 विल बिकम 6 इक्वल टू 3x माइनस 5y. एक बार देख लेता हूँ पीछे जगह है कि हाँ है. तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1. अब सेकेंड क्या दिया हुआ है? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and the breadth by 2 units, the area increases by 67 यूनिट. तो यहाँ पे एरिया क्या है रेक्टेंगल का? XY, वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज़ हो गया है. कब ये इंक्रीज़ होगा? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट इनटू ब्रेथ बाय 2 यूनिट. ठीक है, यहाँ पे xy प्लस 67 इक्वल टू, यहाँ पे अब एक ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस 3 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 प्लस 3
इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, कि एक ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू, फिर से ब्रैकेट ओपन होगा तो x इंटू 2 विल बिकम 2x प्लस सेम इधर भी 3y प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्लस एक्स वाई वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा इधर 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6। अब प्लस 6 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 67 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y। सो 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 61। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है आपको, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये आया आपका इक्वेशन 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे x बाय माइनस 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 5 6 2 3 61, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 2 फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 3 ज़ा 9, तो x अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस ऑफ यहाँ पे 2 इंटू माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 इंटू 61 माइनस ऑफ 3 इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 2 माइनस 61 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे x अपॉन 9, यहाँ पे 2 इंटू 5 10, और इधर माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे माइनस 5 इंटू 61, 61 इंटू 5 विल बिकम 305, और अभी माइनस लग जाएगा, माइनस 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे 61 इंटू 3 विल बिकम 183, तो यहाँ पे 12 माइनस 183, ठीक है। तो यहाँ पे x आया आपका 19, y आया आपका माइनस 305, माइनस 18 विल बिकम माइनस 323 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 12 इंटू 183, तो माइनस 12 इंटू सॉरी प्लस 12 माइनस 183 कितना आएगा इधर 171 माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें x अपॉन 19 इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 323 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 171। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दी, और बहुत ही मतलब गलती हो गई, मतलब गलत है मगर गलती हो गई। क्या है कि यहाँ पे मैंने ये गलत तरीके से किया है सेटिंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब भी हम लोग x लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का y और आगे का लेते हैं ना। यहाँ पे जब x लिख रहे हैं तो आगे का क्या लेंगे, ये लेंगे और ये वाला लेंगे। मैंने क्या लिया, ये वाला और ये वाला लिया, तो ये मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे मिस्टेक किया है, उसके वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, पता चल गया। तो यहाँ पे x अपॉन इक्वेशन क्या वो लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली
एक्स नीचे 5 6 3 61, ठीक है। इधर y और यहाँ पे 3 6 2 61 और यहाँ पे -1 केस में देखो फिर से गलती देगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, जब x लिखेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो कोएफिशिएंट ऑफ y है ये b1 b2 c1 c2 ये लिखेंगे, ठीक है। तो इधर -5 3 6 61, हाँ सॉरी ये नहीं लिखना था, ये गलती से लिख दिया यहाँ पे। और y के इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 6 61 3 और 2 बचा है तो यहाँ पे 3 और 2 लिखेंगे। अब -1 के इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये वाला छोड़ के 3 2 -5 और 3 लिखेंगे तो इधर आएगा -5 और 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे x अपॉन -5 इंटू 61 माइनस ऑफ 3 इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन 6 इंटू 2 माइनस 61 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -5, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1। सॉरी हाँ ये गलती हो गई मेरे से, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूँगा, पता नहीं कैसे होगी मगर ठीक है हो जाती है यार, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 61 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले, तो 61 इंटू 5 विल बिकम 305 और आगे माइनस लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पे -305 माइनस यहाँ पे देखो 3 6 18 तो यहाँ पे आएगा 18। और y के इसमें देखो 6 2 12 और यहाँ पे 61 इंटू 3 तो यहाँ पे 61 इंटू 3 करेंगे दैट विल बी 183। तो यहाँ पे 12 माइनस 183। और ये पोर्शन मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि क्योंकि क्या है कि बहुत बच्चों का कभी कभी ऐसा गलती हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा गलती हुआ है तो बहुत बच्चों का गलती हो सकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जो गलती की अभी गलती कर सकता हूँ मैं, मगर जब तुम लोग एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तब गलती ना हो, तो ये एक टाइप का करेक्शन जैसा समझना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे क्या लिखा है आगे -1 अपॉन यहाँ पे 3 इंटू 3 और यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे 9 माइनस ऑफ -10, तो यहाँ पे क्या है हमें x अपॉन 305 और 18 विल बिकम 323। जब दोनों जगह साइन सेम होते हैं तो हमेशा ऐड होगा, चाहे भले ही वो माइनस हो या प्लस हो, मगर साइन सेम होने चाहिए। यहाँ पे 12 माइनस 183 विल बिकम -171 इज इक्वल टू -1 अपॉन यहाँ पे 9 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो 9 + 10 विल बिकम 19, ठीक है। अब सबसे पहले x -323 इज इक्वल टू -1 अपॉन 19, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू 323 अपॉन 19 और यहाँ पे y -171 इक्वल टू -1 अपॉन 19, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो y विल बी इक्वल टू -171 अपॉन 19 और आपकी x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे x क्या था, लेंथ था, तो आपका लेंथ आ गया 323 अपॉन 19 यूनिट, और y क्या था आपका, ब्रेथ था, और ब्रेथ आया आपका 177 अपॉन 19 यूनिट, ठीक है। अब 19 के टेबल में 323 आता है क्या, देखो एक बार और सिंप्लीफाई करके देखो इधर, 19 1 19, 19 2 38, तो 19 1 19 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 14 नहीं, यहाँ पे आएगा 13 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 19 4 19 इंटू 19 5 95, 19 6 19 7 19 7 करो
9 7 ज़ा 63, 7 ज़ा 7 13, तो यहाँ पे 7 133, तो आपका x आ गया यहाँ पे 17 यूनिट, ठीक है। तो और y करो, y विल बी 171 अपॉन 19, तो यहाँ पे 19 9 ज़ा 171, तो यहाँ पे 9 यूनिट, ठीक है। तो आपका लेंथ आया 17 और आपका ब्रेथ आया 9। ये क्वेश्चन से हमने स्पेसिफिकली क्या सीखा, यहाँ से ये सीखा कि जब भी क्वेश्चन करो तो थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। और एक बार चेक करो, जो तुमने स्टेप किया उसको फिर से एक बार चेक करो। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस के हाँ मेरे को आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अभी मैंने क्या गलती की यहाँ पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आती है, मगर मैंने क्या की कि सीधा लिख के आगे बढ़ गया, चेक ही नहीं किया कि मैंने पिछले क्या किया है। ओके, तो ये आप मत करना। सबसे पहले ऑलवेज चेक व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है। जब भी लिख रहे हो तभी रीचेक करो। ओके, फ्यू मिली सेकेंड्स रखेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसा देखते से पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे देखा नहीं इसलिए देखो पूरा गलती हो गया। ओके, दूसरा कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है और आगे अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करो, ऐसा मत कर देना यहाँ तक करके छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, पॉसिबली नहीं कटते हैं मगर कोई कोई लोग काट देते हैं। तो कोशिश करना कि अगर पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है तो पूरा सिंप्लीफाई करो। ओके, चलो, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 होता है समाप्त। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मैं आपको एक ग्रुप बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये मोबाइल है, यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हो वहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पे जाके डाउनलोड करो टेलीग्राम खोलो। टेलीग्राम में ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे सर्च बार में जाके लिखो अतुल्य एडुकेट, ठीक है। और अतुल्य एडुकेट जाके ज्वाइन कर लो। ओके, जो भी वीडियो अपलोड होगा उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और इसके साथ यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाते से ही अतुल्य एडुकेट लिखो। अतुल्य एडुकेट लिखने से ही यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स का हमारा एक ये है चैनल है, एक क्लास 8th है, क्लास 9th का है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th कर रहे हैं। तो क्लास 10th के चैनल में जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय।